हाय एवरीवन, वेलकम टू कविश आईएएस और प्रीलिम्स रिफ्रेशर 2025 के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने मैपिंग एंड आईआर और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के फाइव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करे हैं जो आपके प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखने वाले हैं एज यूजुअल करंट और स्टैटिक का ब्लेंड, वो प्रोबेबल टॉपिक्स जो प्रीलिम्स 2025 के पेपर में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पांचों क्वेश्चन के साथ में आप अपना स्कोर जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इसी के साथ में आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिखिएगा कि यस आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2025, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड में बातें हैं ना, ये प्ले करनी चाहिए और आप अपना 100% दें कि आप इस इनिशिएटिव से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, बिकॉज यहाँ हम बहुत डिटेल्ड वे में चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको पॉज कर लीजिए और इसके बाद में आप अपना आंसर भी जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट्स रोल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। There are 4 statements already being given, so please read it. Now, first statement, the Indian Constitution does not use the word emergency. अच्छा, जब भी हम ये सवाल देखेंगे इसके बाद हम तुरंत चले जाएंगे सबसे पहले कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है? इनकरेक्ट। ये आपको ध्यान रखना, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट्स? 4 दिए गए हैं, तो 4 में से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है, ये आपको बताने हैं। नाउ प्रेसिडेंट्स रूल ही क्यों? तो आपको हम बता दें कि मणिपुर में जो भी हालात हैं, प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो बहुत प्रोबेबल टॉपिक है जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है और इस वजह से ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी, वो इमरजेंसी जैसा शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं करता है फॉर दिस सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन के लिए वो इस्तेमाल नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ ड्यूटी ऑफ सेंटर, ये ड्यूटी है सेंटर की, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर के ऊपर ये ड्यूटी बाइंड कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, तो जब प्रेसिडेंट्स रूल को हटाना है तो उसके लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और फोर्थ स्टेटमेंट, एसआर बोम्मई केस जो 1994 का है, वो इंपोज करता है प्रेसिडेंट्स रूल को कि वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा, इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आई होप आपको ये मार्क आपने कर लिया होगा कि कौन से पॉइंट इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे चारों जो पॉइंट्स हैं ये चारों जो है वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट नन ऑफ द अबव है। ठीक है, इनकरेक्ट नन ऑफ द अबव है। क्या नन ऑफ द अबव ऑप्शन में है? सबसे पहले इसको देखते हैं। यस, इट्स डी, यानी कि जितने लोगों का आंसर डी है वो अपने आप को यहाँ पर आप +2 जो है वो स्कोर दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो रिवाइज हम कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में सबसे पहले तो आपको ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। आर्टिकल 356 जो है उसके बारे में ये मेंशन करता है और 365, 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 356 और 365। प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल, कुछ भी हम कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है, जब भी लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होगा एक स्टेट में तो हम कह सकते हैं गवर्नर रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे और प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करा जा सकता है। 365 के केस में हम देखते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर जो है, ठीक है, उसके बेसिस पे हो सकता है स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है। ठीक है, ये जो है वो पार्ट 18 में आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो है वो पार्ट 19 में आपको देखने को मिल जाएगा 365 का। प्रेसिडेंट्स रूल जब भी लगाया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है, स्टेट में हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 इयर्स का है। ठीक है, 3 इयर्स का है और हर 6 मंथ्स में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। और जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा प्रेसिडेंट ही इंपोज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे 2 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है जब पार्लियामेंट जो है उसको पास करेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को बता दे कि 3 साल के टेन्योर जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उन्होंने इसको मेंशन करा है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का, कि ये जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में बात करा गया, इन केस अगर उस स्टेट में मान लो कि प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज्ड ही है तो मतलब 3 साल जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है। उसके बाद इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट होने चाहिए। ठीक है, चलिए ये पॉइंट है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट्स रूल जब भी लगाया जा रहा है तो स्टेट असेंबली जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पावर राइडिंग जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में चला जाएगा।
इसी के साथ साथ में यहाँ पे हमने एसआर बोम्मई केस में भी देखा कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद प्रेसिडेंट जो है उनका जो डिसीजन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इमरजेंसी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, इमरजेंसी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता है। और इसी के साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो कहीं ना कहीं मतलब हम कह सकते हैं कि एसआर बोम्मई जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है कि आर्टिकल 356 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये डेड लेटर्स में होना चाहिए, ये डेड लेटर्स में होना चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद डेड हैं, लेकिन 356 का मिसयूज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप रिमेंबर कर सकते हो, बिकॉज प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये पहला समझ आ चुका होगा। प्रेसिडेंट्स रूल हटाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और आर्टिकल 355 के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर को ये ड्यूटी देता है कि एवरी स्टेट को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, आई होप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो करा है एप्सपा इन मणिपुर का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां हमने एप्सपा को और प्रेसिडेंट्स रूल को डिटेल में डिस्कस करा है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहला प्रेसिडेंट्स रूल हम देखेंगे केरला में ही इंपोज करा गया था, जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस भारत में होते थे, उसके बाद वो वहीं से चेन ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये रहा पूरा का पूरा जो प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में हमने डिस्कस करा है। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये देखिए, ये जो एक्ट है ये बहुत समय से न्यूज में है, क्योंकि संभल में जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के वो आप सबको पता है, और कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे जो रिलीजियस साइट्स हैं वहां पर लगातार जो है वो मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो न्यूज में बना हुआ है। तो इस वजह से सवाल जो है वो काफी प्रोबेबल है कि हो सकता है। अब यहाँ पे भी चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चार स्टेटमेंट्स आप पॉज करके पढ़ लीजिए, और यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में फर्स्ट पॉइंट की, ये जो एक्ट है वो डिक्लेयर करता है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो माना जाएगा 15 अगस्त 1947 के हिसाब से। मतलब इस दिन एक स्थल पर अगर मंदिर है तो वो मंदिर, और अगर मस्जिद है तो वो मस्जिद। इस तरीके से इसको डिक्लेयर किया गया है देश के आजादी के समय का दिन ये। सेकेंड पॉइंट है कि एनी प्लेस ऑफ वर्शिप जो कि एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो और आर्कियोलॉजिकल साइट हो जो कवर्ड हो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इज एग्जेम्प्टेड, उसको एग्जेम्पशन दिया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द एक्ट एक्सक्लूड्स, ये कीवर्ड है एक्सक्लूड्स, द बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि साइट जो अयोध्या में है, तो उसको ये एक्ट एक्सक्लूड करता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रिसेंट में निधन हुआ है, तो उनके ऊपर भी सवाल बन सकता है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। नाउ ऑप्शन 1 जो है, ये देखिए, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, अगस्त 15 1947। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, एग्जेम्पशन है जो भी इस एक्ट के तहत मतलब कवर्ड है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इवन ऑप्शन 3 जो स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट है कि जो अयोध्या में राम मंदिर है उसको मतलब एक्सक्लूड करा गया है। और जो लास्ट है, द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये गलत है। तो ये 1991 में लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया था, और उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अगर आप लोग पीवाईक्यूज उठा के देखिएगा तो यूपीएससी जो है उन्होंने एक्ट के ऊपर या फिर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, शेड्यूल्स आए हैं, उसमें कौन प्राइम मिनिस्टर रहा है इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, तो आप ये चीज जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। इसके बियॉन्ड समझाने के लिए कुछ और नहीं है। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, तो यानी कि 3 ओनली जो है वो करेक्ट होना चाहिए, और यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी मार्क करा है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, और ये है, विथ रेफरेंस टू 16th फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, इसके पहले का जो सवाल था वो थोड़ा आसान था, 16th फाइनेंस कमीशन का जो सवाल है वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और 16th फाइनेंस कमीशन न्यूज में है, इकोनॉमी के एंगल से भी सवाल हो सकता है, और करंट अफेयर्स के एंगल से भी, पॉलिटी के एंगल से भी, तो आपको ये डायमेंशन जो है वो मिस नहीं करना है। डॉक्टर अरविंद पानागेरिया जो है उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की भी बात करी है। तो 16th फाइनेंस कमीशन 15th जो है वो एनके सिंह ही जो है वो हेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ये भी आप लोग पहले तो आप इसको पॉज कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ भी आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है? या तो सारे हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक हो सकता है, या 2 या 3।
तो चलिए हम देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, देखिए, द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन विल बी डॉक्टर अरविंद पानागिरिया हु वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण। तो यहाँ पे डॉक्टर अरविंद पानागिरिया जी हैं और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी constituted every 6th year under Article 280. Third, the recommendations made by Finance Commission are binding in nature. Is it binding? Fourth, the Commission has also been tasked with reviewing disaster management financing arrangements under the Disaster Management Act of 2005. तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट है बिकॉज डॉक्टर अरविंद पानागिरिया जी तो करेक्ट हैं, लेकिन पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं करा गया है, उनको पद्म भूषण है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये पद्म भूषण है, यानी कि थर्ड हाईएस्ट ऑनर, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और क्वासी जुडिशियल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280, लेकिन इसको प्रेसिडेंट हर 5वें साल बनाते हैं, एवरी 5th ईयर, मतलब ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये परमानेंट बॉडी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, द रिकमेंडेशंस मेड बाय फाइनेंस कमीशन आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है, तो नॉन बाइंडिंग इन नेचर, ये आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, द कमीशन हैज आल्सो बीन टास्क्ड। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो भी यहाँ पे पॉइंट्स आप देखेंगे, जो भी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो ये है पूरा का पूरा, जिसमें से सिर्फ एक जो है वो करेक्ट है। और यहाँ हमसे पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट, मतलब 3 स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे इनकरेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। जिनका भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आया है वो सच में आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंटिन्यू रखिए। और बाकी लोग भी यही हम बोलेंगे कि आप अपने मेहनत को और बढ़ाइए, अपने आप को आप और ज्यादा रिवीजन पे फोकस करिए, टॉपिक्स यही रहेंगे, ये प्रोबेबल टॉपिक्स है और आपको इस पे रिवाइज करना है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स अगर हम देख लेते हैं तो देखिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसमें आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये सारे बातें तो ठीक है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो एक चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और मेंबर्स, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फाइनेंस कमीशन जो है वहां पर बेसिकली सेस और सरचार्ज जो है ये इंक्लूड नहीं होता है। सेस एंड सरचार्ज ये डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का हिस्सा नहीं है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो सेस जो है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ब्रीफली अगर हम डिस्कस करें, सेस जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है, जैसे कि स्वच्छ भारत सेस या गौ कल्याण सेस, तो इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है और इसको बेसिकली कहीं ना कहीं मतलब हटाया जा सकता है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के बाद में। सरचार्ज जो है वो टैक्स अपॉन टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सरचार्ज जो है वो कई बार परमानेंट हो सकता है और जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव के लिए हो। तो सेस और सरचार्ज जो है वो एक्सक्लूड होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कुल मिलाकर के फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये मेंस के लिए बहुत अच्छा टर्म है, आप इसको लिख सकते हो, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग कि आप इसका नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ में अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें तो ये जो ट्रांसफर करते हैं, देखिए फाइनेंस कमीशन अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41% का ट्रांसफर होना चाहिए, जो बेसिकली सेंटर से स्टेट में होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे जब ये सेंटर टू स्टेट होगा तो हम इसको वर्टिकल डिवोल्यूशन कह रहे हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक है, और जब स्टेट के अंदर ही किस तरीके से मतलब पैरामीटर्स पे डिवाइड हो रहा है, दैट इज वी आर रेफरिंग एज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, इनकम डिस्टेंस हो सकता है कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच में इनकम डिस्टेंस का, साथ ही हम देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हो सकता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, पॉपुलेशन है, तो ये सारे जो हैं वो भी पॉइंट्स हैं, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स भी है, तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन जो है वो हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन प्रीएम्बल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये सवाल क्यों, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करा गया था कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो है उसको रिमूव कर दिया जाए इंडियन प्रीएम्बल से, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट के बारे में है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऑप्शंस को मतलब अलग कर दिया है। जो प्रीवियस अभी तक का मतलब 2-3 साल के पैटर्न के अलावा जो ऑप्शंस आते थे वो ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पे अगर आपको एलिमिनेशन लगाना है तो लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट जो है दैट इज के एम मुंशी हैज कॉल्ड इट द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो के एम मुंशी ने कहा है, नहीं कहा है आप ये। दूसरा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने मूव करा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। थर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को प्रियम्बल में ऐड करा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के। और लास्ट बेरूबरी यूनियन केस 1960 से कहा गया कि प्रियम्बल को एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, के एम मुंशी वो नहीं है, ये एन ए पलखी वाला है। ठीक है, एन ए पलखी वाला, ये आपको ध्यान रखना है, मेंस में आपको लिखने के लिए काम आ जाएगा। के एम मुंशी ने इसको हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, लेकिन यहाँ हम आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन ए पलखी वाला। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और भारतीय प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस करा गया था जो कि यूएसए पे टिल्टेड है। थर्ड पॉइंट इनकरेक्ट है अगेन, बिकॉज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वाकई इनको ऐड किया गया था। ये इनिशियली तो नहीं थे, बट इट वाज नॉट थ्रू 42nd, इट वाज थ्रू 44th से नहीं, ये 42nd से लाया गया था ऑफ 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को 42nd से लाया गया। और फोर्थ जो है वो फिर से गलत है, बिकॉज बेरूबरी यूनियन केस में तो प्रियम्बल को कहा गया कि वो पार्ट नहीं रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फिर किस केस में कहा गया? इट वाज इन बेसिकली केशवानंद भारती केस। यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी है। तो केशवानंद भारती केस की बात अगर हम कर लेते हैं, वहां से हम देखेंगे कि ये करेक्ट है। और इवन LIC ऑफ इंडिया केस जो है वहां से भी ये चीजें रीइटरेट होकर के आई हैं। तो केशवानंद भारती केस 1973 का, वहां से प्रियम्बल को डिक्लेयर किया गया एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ हमारा सिर्फ 2 करेक्ट है, ठीक है, 1, 3 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ऑप्शन 2 है, बिल्कुल ऑप्शन 2 यहाँ पे है, यानी कि सी जो है वो करेक्ट है। तो जिनका भी आंसर सी आया है ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया। बाकी लोग आप रिवाइज करते रहिए, बिकॉज प्रियम्बल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए जितने भी सवाल यहाँ पे अभी तक हमने पूछे हैं, ये सारे हमने यूट्यूब पे डिटेल्ड वे में कवर कराए हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर एस्पेक्ट से। तो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यूट्यूब से जाकर के कवर कर लीजिएगा। इसके ऊपर भी हमने कवर कराया है। फिलहाल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ये 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, ये चारों स्टेटमेंट्स आप पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो अब हम ऑप्शंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं जहां आपसे करेक्ट ही पूछा गया है और ऑप्शंस सिमिलर हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A जो है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का, उसको अपहोल्ड करते हुए क्या कहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट प्रेजेंस ऑफ मियर डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स विद इन अ स्टेट, अगर एक राज्य के अंदर कुछ डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स हैं, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मेंशन करता है। सेकंड, द असम अकॉर्ड वाज साइंड इन 1990 ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ VP Singh. Third, the cutoff date under the Assam Accord has been set up as 24th March 1981. और last, CAA मतलब Citizenship Amendment Act of 2019 provides citizenship to 6 non-Muslim communities entering India before 31st December 2014 on the basis of naturalization. तो ये है आपके सामने ऑप्शंस। पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर किसी स्टेट में डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स हैं तो इससे आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। असम अकॉर्ड को 1985 में लाया गया था और ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। कट ऑफ डेट असम अकॉर्ड का जो है वो 24 मार्च करेक्ट है, बट इट इज नॉट 1981, इट्स 1971। और इसके बाद अगर हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट पे, तो CAA 2019 जो है वो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो भारत में एंटर कर रहे हैं 31st
दिसंबर 2014 उसके पहले उनको नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये भी करेक्ट है। अगर आपने सीए 2019 पढ़ा है तो वहां पर 6 जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जिनमें हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, क्रिश्चियन और पारसीज इंक्लूडेड हैं, अगर वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से भारत में एंटर कर रहे हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो उनको नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सीएए जो है वो सिटीजनशिप देता है। यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट की बात अगर हमने करी है तो 1 और 4 जो है वो करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। तो चलिए हम देखते हैं 1 और 4 ऑप्शन में कहां पर है, बिकॉज करेक्ट हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं तो वो करेक्ट है, यानी कि 1 और 4 जो है वो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो जिन लोगों ने भी 1 और 4 जो है वो करेक्ट मार्क किया है, बहुत बढ़िया। और बाकी 5 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस इनिशिएटिव को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें समझ आए कि हाँ आपको इन चीजों से हेल्प हो रहा है। बाकी भी आप कोई और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।